अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर शुरू करते हैं हम इंशाअल्लाह। जी, CMA कैफ 8 का लेक्चर नंबर 41 का आगाज़ करते हैं हम। और आज से हम नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, बजटिंग। बजटिंग के टॉपिक में दो चीज़ें हैं, एक बजटिंग है और दूसरी फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। अक्सर लोग इस दोनों को आपस में एक ही चीज़ समझते हैं, मिलती जुलती चीज़ ज़रूर है लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग है कि हम पिछले पीरियड या पिछले पीरियड से, पिछले मंथ या पिछले मंथ से, पिछले साल या पिछले सालों से की बेसिस के ऊपर डाटे को एनालाइज करते हैं। उस एनालाइज करने के बाद हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। गोइंग कंसर्न इज समथिंग डिफरेंट। फोरकास्टिंग पिछले सालों का डाटा, फॉर एग्जांपल पिछले सालों का डाटा ऐसे आ रहा था, ये पिछले सालों का या पिछले मंथ्स का डाटा है। इसको एनालाइज करते हुए, इसके ट्रेंड को देखते हुए हमने अगले सालों का, हम स्टैंड कर रहे हैं इस जगह पर, पिछले सालों का एक ट्रेंड को देखते हुए हमने अगले सालों का ट्रेंड, पिछले मंथ्स को देखते हुए हमने अगले मंथ्स का ट्रेंड, पिछले वीक्स को देखते हुए अगले वीक्स का ट्रेंड को हम जज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी? प्रेडिक्ट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। ये है फोरकास्टिंग। बजटिंग क्या है? बजटिंग के अंदर हम पिछले किसी प्लान को नहीं देख रहे हैं, पिछला ट्रेंड को नहीं देख रहे हैं। नो ट्रेंड। अगर आप यहां पर स्टैंड कर रहे हैं तो हम पिछले ट्रेंड को कोई नहीं देख रहे हैं। यू आर स्टैंडिंग हियर, हम पिछले ट्रेंड को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ फ्यूचर के प्लान्स को देख रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, फ्यूचर प्लान, हमारा टारगेट क्या है या हम करना क्या, अचीव क्या करना चाहते हैं। उस अचीव करने के लिए, उस टारगेट को पाने के लिए हमें क्या क्या कुछ, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें फ्यूचर में क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे, और कैसे इसको लेकर चलना पड़ेगा। तो बजटिंग के अंदर कोई फ्यूचर, वो कोई हिस्ट्री पास्ट की नहीं है। ये पास्ट है, पास्ट की हिस्ट्री मौजूद है, उस हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। वी आर स्टैंडिंग ओवर हेयर। इस केस में, बजटिंग के केस में क्या है, हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री हमें मानी नहीं रखती। मसलन फॉर एग्जांपल
इधर हम देख रहे थे कि सेल हो रही है, सेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। सेल एक साल के अंदर 100 की हुई, उससे अगले साल में 200 की, उससे अगले साल 300 की। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में कि उससे अगले साल में सेल 400 की होगी, उससे अगले साल में सेल 500 की होने के चांसेस हैं, उससे अगले साल में सेल 600 की जाने के चांसेस हैं। तो हिस्ट्री बता रही है, हिस्टोरिकल डाटा से मदद हासिल करके फ्यूचर का प्लान या फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, ये फोरकास्टिंग है। ऑन अदर हैंड बजटिंग में हिस्टोरिकल डाटा कुछ नहीं है, वी हैव अ प्लान कि हमने अगले साल में क्या करना है, हमने अगले साल में क्या करना है। तो बजटिंग की जाती है साल के पहले दिन, कह सकते हैं क्या की जाती है, बजटिंग की जाती है साल के पहले दिन, अगले पूरे साल का प्लान बना लिया जाता है। बजटिंग की जाती है क्वार्टर के पहले दिन, अगले पूरे क्वार्टर का प्लान बना लिया जाता है। बजटिंग की जाती है अगले पूरे हर क्वार्टर के कि एक क्वार्टर में हम ये काम करेंगे तो उससे अगले क्वार्टर में हमें ये टारगेट अचीव करना है, उससे अगले क्वार्टर में हमें ये टारगेट अचीव करना है। या फिर थोड़ा बहुत जजमेंट की जाती है कि अगले क्वार्टर में हमारी सेल एक्सपेक्टेड इतनी हो जाएगी, उससे अगले हम इतनी कर लेंगे, उससे अगले हम इतनी कर लेंगे। बैक एंड पर कुछ नहीं है, किसी चीज़ को हम देख नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। तो है फोरकास्टिंग भी फ्यूचर के बारे में, है बजटिंग भी फ्यूचर के बारे में। तो हम फ्यूचर के बारे में अब देखेंगे, फ्यूचर के बारे में प्लान करेंगे। पास्ट पर नहीं होता, ये पास्ट के डाटे को एनालाइज करके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में जजमेंट करते हैं। इधर पास्ट में कुछ नहीं देखते, जस्ट किसको देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, जस्ट टारगेट्स रखते हैं, अपने लिए टारगेट्स रखते हैं, अपने लिए प्लान्स रखते हैं। उन प्लान्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खर्चे होंगे, वो अभी हम देखते हैं कि बजटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। बजटिंग का स्टार्ट होता है सबसे पहले सेल्स के बजट से। हम टारगेट बनाते हैं कि हमने अगले साल में इतनी सेल करनी है, हम टारगेट बनाते हैं कि अगले क्वार्टर में, एक क्वार्टर में इतनी, उससे अगले क्वार्टर में इतनी, उससे अगले क्वार्टर में इतनी सेल करनी है। हम टारगेट बनाते हैं कि अगले एक साल में हमें इतनी सेल, उससे अगले साल में इतनी सेल, उससे अगले साल में इतनी सेल। तो फ्यूचर की प्रेडिक्शन, फ्यूचर के बारे में प्लान मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर तजवीज़ दिए जा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गवर्नमेंट्स प्लान बनाती है कि हमने अगले 5 साल में ये काम करने हैं, वो प्लान बना रही होती है। इसी तरह से डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि आप अब बजट किस लेवल तक लेकर जाना चाह रहे हैं, किस लेवल तक फ्यूचर को देखना चाह रहे हैं। कोई बिजनेसेस 5 साल प्लान बनाएंगे, 5 साल प्लान बनाकर अब हर साल का अलग-अलग से प्लान फिर बना लेंगे, हर साल के क्वार्टर का प्लान, फिर हर साल के महीने का प्लान भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेज पहली होगी कि सेल का बजट देखा जाए कि सेल का बजट कोई है। तो स्टेज 1 के ऊपर आपकी क्या चीज़ आ जाएगी, सेल का बजट सबसे पहले देखा जाएगा, पूछा जाएगा। मसलन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कह सकते हैं, पूछेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, भाई अगले साल में कितनी सेल कर लोगे, अगले साल में कितनी सेल कर लोगे। तो वो सेल बता देगा कि हम अच्छा इस लेवल को अचीव कर लेंगे। अब उसने डाटा गेट कर लिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने देखा हुआ है मार्केट के को, और वो जज कर सकते हैं कि हम किस लेवल को अचीव कर लेंगे। अब उस लेवल को देखते हुए, उस सेल्स को देखते हुए, क्या हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे ताकि प्रोडक्शन की जा सके। तो सेल कैसे होगी, जब तक आपके पास प्रोडक्शन होगी नहीं तब तक आप
सेल कर नहीं सकते। तो अब इस टारगेट को सामने रखते हुए सारी चीज़ें आगे घूमेंगी। मेन सबसे पहले क्या सेट हो जाएगा, सेल्स का बजट। सेल्स का बजट सेट होगा तो हमें क्या चाहिए, जब तक हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर अचीव नहीं हो सकती। तो फिर हम टारगेट बनाएंगे अगले स्टेज के ऊपर कि हमारे पास प्रोडक्शन का बजट भी होना चाहिए, कि हम इस सेल को टारगेट करने जा रहे हैं तो अब हमें प्रोडक्शन कितनी चाहिए होगी इन फ्यूचर। तो हमारे पास आ जाएगा दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन का बजट। प्रोडक्शन करने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन के अंदर हमें ओवरहेड्स की ज़रूरत होती है। तो अब इस टारगेट को, इस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए देखना पड़ेगा कि हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा। रॉ मटेरियल का बजट होगा। फिर देखना होगा कि हमें किस हद तक लेबर चाहिए, कौन सी स्किल्ड लेबर चाहिए, कौन सी अनस्किल्ड लेबर चाहिए, किस लेवल की लेबर चाहिए, कौन सी लेबर कितने कितने पैसे लेती है, तो हमारा लेबर का खर्चा कितना कितना हो जाएगा। तो हमारे पास एक आ जाएगा लेबर का बजट। फिर इस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें रेंटेड जगह होनी चाहिए। अगर रेंटेड होगी तो उसका कितना किराया होगा, कितनी बिजली लग जाएगी ये प्रोडक्शन करने के लिए, कितनी इंश्योरेंस वगैरह करवानी पड़ेगी, सारे के सारे ओवरहेड्स का क्या हो जाएगा, फिर एक बजट आ जाएगा। FOH फैक्ट्री ओवरहेड्स का बजट। सेल करनी थी, सेल का टारगेट था, सेल का टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारा फ्यूचर के बारे में हो रहा है। क्या हो रहा है जी, फ्यूचर के टारगेट्स हैं, फ्यूचर के प्लान्स हैं ये। बजटिंग इज टोटली अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के प्लान्स हैं, फ्यूचर के टारगेट्स हैं। इस सेल के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें प्रोडक्शन का टारगेट सेट करना है, प्रोडक्शन का बजट बनाना है। प्रोडक्शन अचीव करने के लिए हमें देखना है कि हमें रॉ मटेरियल कितना यूज करना है, रॉ मटेरियल कितना यूज करना है। रॉ मटेरियल यूज करने के लिए रॉ मटेरियल का बजट, रॉ मटेरियल यूजेज बजट आ सकता है। फिर इसके साथ एक रॉ मटेरियल का परचेज बजट भी आ सकता है। तो इस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए रॉ मटेरियल कितना यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल कितना परचेज करेंगे, फिर लेबर कितनी यूज़ करेंगे, फिर FOH कितना खर्च हो जाएगा, ये सारे के सारे टारगेट्स हैं, फ्यूचर के टारगेट्स, फ्यूचर के बजट्स। अब जब हमने सेल कर ली, फिर प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन का कुछ खर्चा हो गया, प्रोडक्शन के खर्चे को फिर क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का बजट। ये मैन्युफैक्चर होगी और फिर वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। तो दोनों बजट्स यहाँ से लिंक हो जाएंगे आपके 1, 2 और 3 बजट से होते हुए एक नया बजट बन सकता है जिसे कहा जा सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड
बजट, मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है और फिर उनके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या बजट है, इन तीनों को लेकर एक नया बजट आपका बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स करने के लिए पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स के एक एक आइटम का बजट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद की चीज़ें आ जाती हैं, उनके भी अलग-अलग से टारगेट होंगे कि इस सेल को करने के लिए अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सेलिंग स्टाफ कितना रखना होगा, उसके क्या क्या खर्चे होंगे। तो इससे ऑनवर्ड अगर हम चलें तो एक नया आपके पास बजट आएगा, एडमिन एंड सेलिंग का बजट। या कह सकते हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बजट, ऐसे कह लें, एडमिन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और एक और बजट आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बजट भी शामिल हो जाएगा और ये बजट भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। जी, इस सेल का टारगेट सेट किया जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा भाई मैक्सिमम कितनी सेल कर लोगे, वो टारगेट कहेंगे कि सर 1 लाख यूनिट सेल कर लेंगे, तो मैनेजमेंट उनसे, हायर मैनेजमेंट कहेगी नहीं 1 लाख नहीं, हमें तो 1,30,000 टारगेट चाहिए, तो हम तो 30 का टारगेट सेट करेंगे, 30 का बजट बनना चाहिए, 1,30,000 तुमने बेचने हैं। ठीक, तो ये हमने हायर मैनेजमेंट ने टारगेट सेट कर दिया कि तुमने 1,30,000 बेचने हैं। 1,30,000 बेचने के लिए कितनी प्रोडक्शन दरकार होगी, से 1,35 दरकार होगी, 5,000 कुछ रख लेंगे, तो यहाँ पे दरमियान में एक क्लोजिंग स्टॉक का बजट भी आ सकता है इसी के अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है। तो फिर रॉ मटेरियल का यूज़ कितना होगा उसके अंदर, उस यूजेज की बेस पर परचेज कितना करना होगा, ये बजट्स आ जाएंगे। फिर लेबर का बजट, फिर ख़र्चों का FOH, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 2 बजट्स हो सकते हैं कि वेरिएबल FOH का टारगेट क्या होगा और फिक्स्ड का ओवरहेड्स का बजट क्या होगा। तो जैसे जैसे आप सोचते चले जाएं वैसे वैसे आपके बजट्स बनते चले जाएंगे और क्वाइट लॉजिकल होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जी इलॉजिकल चीज़ कोई हो। अच्छा जी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे और सेलिंग के खर्चे जब आ जाएंगे तो फिर अब हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे मेन, जिसको कह सकते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट में क्या क्या कुछ आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ओवरऑल हम इस टारगेट को लेते हुए कितना इनकम कमा लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बजट हो जाएगा। जी, सेल्स हमने सेट की, सेल्स के बाद हम अल्टीमेटली पहुंचे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बजट पर। कॉस्ट ऑफ सोल्ड भी आ गया, कितनी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल लगेगी, हमने कहा कि इतने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, इतने सेलिंग होंगे, सबको मिलाया तो क्या बन गई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। सबको इकट्ठा, तमाम बजट्स को इकट्ठा किया तो कौन सी चीज़ बन गई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया तो हमारे बन गया स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का बजट।
दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बजट, और एक तीसरा बजट आएगा मास्टर बजट के अंदर कैश फ्लो या फिर कैश बजट। ये कैश बजट क्या है? कैश बजट है क्या ये सेल हम करेंगे तो कुछ उधार पर होंगी, कुछ कैश पर होंगी। तो अब उधार पर होंगी तो डेटर से पैसे आ रहे होंगे कैश में, और साथ ही आ रहे होंगे आपके कैश सेल के ज़रिए। इसी तरह से पेमेंट्स कर रहे होंगे, मटेरियल परचेज कर रहे होंगे तो कुछ उधार पे कर रहे होंगे, कुछ कैश पे कर रहे होंगे। तो जो उधार पर कर रहे होंगे तो वो कुछ क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो वो देखना पड़ेगा कि अगले पीरियड्स के अंदर फ्यूचर में आपको कितने कैश की इनफ्लो की ज़रूरत है, कितने कैश आउटफ्लो की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या कैश बजट क्या है, कैश का इनफ्लो क्या हो रहा है और कैश का आउटफ्लो क्या हो रहा है, कैश की रिसीट्स कितनी हैं होंगी फ्यूचर में और कैश की पेमेंट्स कितनी होंगी। So this is the history, this is the budgeting। स्टेज 1 पर ये, स्टेज 2 पर ये, स्टेज 3 पर ये कह सकते हैं, स्टेज 4 पर ये, स्टेज 5 पर ये चीज़ें आ जाएंगी, स्टेज 6 पर ये चीज़ें आ जाएंगी। स्टेजेस वाइज काम होगा डेफिनेटली। सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला ये देखेंगे कि हम सेल कितनी कर रहे हैं। इन सारे इंडिविजुअल बजट्स को ये जो हैं इनको, इन बजट्स को फंक्शनल बजट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फंक्शनल बजट्स या डिपार्टमेंटल बजट्स, डिपार्टमेंट बजट्स, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है। सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन करने वालों का अलग डिपार्टमेंट, अलग फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। तो मटेरियल जो रख रहा है, स्टोर कर रहा है, वो अलग डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। मटेरियल जो परचेज करता है वो अलग डिपार्टमेंट में है। जो लेबर है उसकी अलग से कहानी है। जो ख़र्चों को डील करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टाफ वो अलग से है। तो ये इस तरीके से इनको फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस का इंडिविजुअल फंक्शंस के बजट्स बोल देते हैं। ये सारे इंडिविजुअल फंक्शंस के बजट, और ये क्या आ गए, मास्टर बजट्स। तो दो किस्म के बजट्स होते हैं, एक फंक्शनल बजट्स और एक फिर अल्टीमेटली कहाँ पर पहुंच जाएंगे हम, मास्टर बजट्स पर पहुंच जाएंगे। अब हम फंक्शनल बजट्स को इंडिविजुअली देखेंगे, एक एक कर कर हम पहले सीखेंगे छोटे छोटे सी एग्जांपल्स के ज़रिए फंक्शनल बजट्स मुख्तलिफ, और फिर हम इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठे 2-3 बजट्स को इकट्ठा भी देखेंगे। फिर चलें जी, फिर हम आते हैं बुक के ऊपर। बुक में पेज नंबर 381, लर्निंग आउटकम नंबर 3। थ्योरेटिकल चीज़ें के टाइप्स कैसी कैसी होती हैं वो हम डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले हमने ये जो फंक्शनल बजट सीखे हैं इनको मैथमेटिकल वे में कैसे डील करना है, कैसे कैसे हमें बजट्स बनाने होंगे, उनकी बेसिस क्या होंगी, वो हम सीखेंगे जी। सेल्स बजट एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 381 पे आएगी।
जी, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं सेल्स बजट की। एग्जाम्पल 1 पेज 381। एक चीज़ याद रखनी है, सीएमए में आंसर ज़रूरी हैं, फॉर्मेट मैटर नहीं करता। सीएमए में मैनेजमेंट के लिए वर्किंग्स दरकार होती हैं और मैनेजमेंट को कोई पेट फॉर्मेट, हर मैनेजमेंट का अपना अपना अलग-अलग से फॉर्मेट्स होते हैं, तो लिहाजा सीएमए में फॉर्मेट्स मैटर नहीं करते। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके पेट फॉर्मेट्स हैं, लाजमी तौर पे उसी फॉर्मेट के अंदर चीज़ डालनी चाहिए, जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, उसका पेट फॉर्मेट है एक, लेकिन वर्किंग्स के लाजमी नहीं है कि एक ही फॉर्मेट के ऊपर आपने चलना है, कि जैसे बुक में दिखा हुआ है वैसे ही चलना है, या अगर हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल ही चलना है, वर्टिकल नहीं चल सकते। तो आप एक चीज़ को वर्टिकल में अगर ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं तो वर्टिकल में कर लें, एक चीज़ को हॉरिजॉन्टल बेहतर तौर पे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर लें। अच्छा जी, एग्जाम्पल 1, अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स PS एंड TG, sales for next year are budgeted to be 5,000 units of PS and 1,000 units of TG. Planned selling prices are 95 and 130 per unit respectively. Prepare the sales budget for the next year. अगले साल में टारगेट क्या है हमारा कि 5,000 यूनिट्स बेचने हैं एक प्रोडक्ट के और 1,000 दूसरी प्रोडक्ट के, दोनों के हमारे पास सेलिंग प्राइसेस हैं। तो सेल्स बजट के अंदर आपको पता है कि सेल्स निकालनी हो तो और क्वांटिटी गिवन की हो तो फार्मूला होता है क्वांटिटी इनटू रेट। तो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट PS और दूसरी है TG। इसकी क्वांटिटी है 5,000, इसकी क्वांटिटी है 1,000, इसका रेट है 95 पर यूनिट, इसका रेट है 130 पर यूनिट। ये 5,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स आ गए। तो अब हमारे पास सेल्स का बजट आ गया कि फ्यूचर में हम कितनी सेल कर लेंगे। फ्यूचर में हम अगर क्वांटिटेटिव बजट देखें, क्या देखें, क्वांटिटेटिव सेल्स का बजट देखें तो ये है 5,000 और 1,000। अगर सेल्स का बजट इन रुपीस देखें तो वो है ये वाला। क्या आंसर आ गया जी? 475,000 और इसका आ गया 130,000 और टोटल सेल्स का बजट क्या हो गया 615,000। तो ये हमारे 3 बजट्स इस वक्त बने हैं। क्या बनाए हैं? फ्यूचर के 3 बजट्स बने। नंबर 1 605, ट्रिपल ज़ीरो। 3 किस्म के बजट्स हमारे पास आए। एक आए क्वांटिटेटिव सेल का बजट कि हम क्वांटिटी टोटल 6,000 यूनिट सेल करेंगे। एक आया हमारे पास सेल बजट इन रुपीज़ और उन रुपीज़ में PS की सेल 475 करेंगे, TG की सेल 1,30,000 करेंगे, ओवरऑल सेल 6,05,000 फ्यूचर में आप करेंगे। जी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। A company makes 2 products A and B. The products are sold in the ratio 1:1। A भी बेचते हैं,
और बी भी बेचते हैं, दोनों एक जितनी बेचते हैं। 1:1 का मतलब दोनों एक जितनी, एक जैसी। जब रेशो सेम हो तो इसका मतलब आप एक जितनी चीज़ बेच रहे हैं। Planned selling prices are ₹100 and ₹200 per unit respectively. The company needs to earn 900,000 revenue in the coming year. अब टारगेट उसने दे दिया कि अगले साल में हम 9 लाख प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं, 9 लाख की सेल करना चाहते हैं। तो अब 9 लाख की सेल करने के लिए हमें कितनी कितनी सेल करना होगी। तो अब डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, जस्ट मैथमेटिकल वर्किंग होगी बजटिंग के अंदर, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम ये कहें कि बजटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन 99.99% चांसेस हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए। और लेकिन इसके अंदर कोई स्पेशल किस्म का बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए, जस्ट आपकी मैथमेटिकल वर्किंग आपको आनी चाहिए और अच्छा सा पढ़ना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टॉपिक में गौर से पढ़ना, स्लोली पढ़ना कि आपको क्या कुछ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एक दफ़ा क्या बोल दिया कि 9 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहिए, लेकिन लिखा क्या हुआ है 9 लाख का रेवेन्यू। फौरी तौर पर मैंने देखा कि क्या लिखा हुआ है 9 लाख का रेवेन्यू या 9 लाख का प्रॉफिट, क्योंकि बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। रेवेन्यू क्या है सेल्स, और प्रॉफिट अल्टीमेटली एंड पर जाकर आपके आता है। तो 9 लाख की सेल्स करनी है फ्यूचर में। प्रिपेयर द सेल्स बजट फॉर द कमिंग ईयर। अब टारगेट हमारा क्या है 9 लाख की सेल। अच्छा, तो अब 9 लाख की सेल करनी है और रेशो सेम होनी चाहिए। रेशो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हमारा टारगेट है सेल्स, टोटल होनी चाहिए हमारी सेल 9 लाख। जो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट के नेम बताए हुए हैं ए और बी है, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट दोनों इक्वली सेल होते हैं। क्या होते हैं जी? दोनों इक्वली सेल होते हैं। तो अब हमें क्वांटिटी भी चाहिए और रेट्स भी चाहिए। रेट्स हमें दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए? रेट्स हमें दे दिए गए हैं कि अगर हम ये ऐसे लिख लें क्वांटिटी इनटू रेट, तो इसका रेट कितना दिया गया है? ₹100 पर यूनिट और ₹200 पर यूनिट। और ये दोनों एक कह सकते हैं दोनों हमें क्या करने होते हैं? सेल करने हैं और इक्वल रेशियो में सेल करने हैं। मींस ये दोनों की क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। अब हमने पढ़ा रेशियो की बेसिस के ऊपर अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ये है और एक ये है, रेट्स हैं। तो अब सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि आपके पास अल्टीमेटली क्वांटिटी भी आ जाए। प्रिपेयर द सेल बजट फॉर द कमिंग ईयर। आपके पास ये भी पता चल जाए कि इसके कितने यूनिट्स बेचेंगे, इसके कितने यूनिट्स बेचेंगे, इसकी कितनी वैल्यू बेचेंगे, इसकी कितनी वैल्यू बेचेंगे। तो अब आपने सॉल्यूशन देखे बगैर खुद थोड़ा सा माइंड को क्या करना है? अप्लाई करना है। क्या करना है? खुद थोड़े से माइंड को अप्लाई करना है कि इसको कैसे किया जा सकता है। आपके पास 2-3 मिनट हैं, आप ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं इसको क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। जी, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये दोनों एक इकट्ठे, हम ऐसे तस्वीर कर लेते हैं इन दोनों का एक पैक बनाकर बेचा जाता है। इक्वल बेचना है तो एक
यूनिट ए का डाल देते हैं, एक यूनिट बी का डाल देते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी ये सोचने में, खुद सोचना है कि क्या कुछ करना चाहिए, तो बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर एक डब्बे में ए भी डाल दिया जाए, बी भी डाल दिया जाए, ए की प्राइस क्या होगी 100 और बी की 200, तो पूरे डब्बे की प्राइस क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी। तो फिर अब देखेंगे कि हम अब कितने डब्बे बेचेंगे। हम कितने डब्बे, 9 लाख रुपए की सेल करने के लिए कितने डब्बे हमें बेचने पड़ेंगे। तो 9 लाख रुपीस में आ गए। हमने क्या किया हुआ था, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू सेल, सेल इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। अब हमारे पास सेल की रुपीस में वैल्यू है 9 लाख, हमें क्वांटिटी चाहिए, रेट हमारे पास हमने कंबाइन करके देख लिया कि ये कितना बनता है 300। तो क्वांटिटी अगर हमने निकालनी हो तो रुपीस जो सेल वैल्यू है डिवाइडेड बाय उसके रेट के कर दिया जाए, तो हमारे पास क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी 3000 यूनिट्स या 3000 डब्बे, 3000 बॉक्सेस। अब 3000 बॉक्सेस हमें मिल गए, हर बॉक्स में एक एक यूनिट है, ए का भी और बी का भी। तो हमने कितने यूनिट्स बेचे, 3000 की क्वांटिटी इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 लाख और ये क्या आ जाएगा 6 लाख। तो इस तरीके से हम एक चीज को मैथमेटिकली चलते हुए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल नंबर 2। इज इट क्लियर? अच्छा जी। अब अगर रेशो डिफरेंट हो जाती, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन होता, एक नई एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास रेशो होती ए और बी की 3:2, तो तब क्या हो जाता? तब उस सिचुएशन में आप के कह सकते हैं इसमें ए के 3 डब्बे हैं और इसमें बी के 2 डब्बे हैं, तो ये क्या हो गया, मिक्स बन गया। इसकी फिर एक डब्बे की प्राइस क्या बन जाएगी, 300 जमा 400, एक डब्बे की प्राइस बन जाएगी 700। एक डब्बे की क्या बन जाएगी प्राइस, 700 बन जाएगी। अब आपको देखना होगा कि अब आप कितने डब्बे बना लेंगे। तो अगर हम इस 700 को ले लें, 1285.71 हमारे इतने डब्बे बन जाएंगे, इतनी क्वांटिटी बन जाएगी। अब देखना होगा हर डब्बे में, इतने डब्बे हैं, हर डब्बे में ए के कितने हैं, हर डब्बे में ए के 3 यूनिट्स हैं। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 1285.71 ज़रब ए के कितने एक डब्बे में है, 3 है, और बी 1285 डब्बे हैं बिक रहे हैं और उसके कितने यूनिट्स हैं, 2, और उनकी प्राइसेस हमारे पास यही थी 100 रुपया और 200 रुपया। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि हमारी सेल
ए की कितनी हो और बी की कितनी हो? 3,85,500, 5,14,284। तो हम इस तरीके से मैथमेटिकल वे में अपने बजट्स को चेंज कर लेंगे। चीज़ कुछ भी नहीं है, वही आपका क्वांटिटेटिव मेथड वाला नॉलेज, रेशो का नॉलेज यूज़ हुआ है। उसको आसान अंदाज में मैंने आपके लिए एक डब्बा बनाकर पेश कर दिया है कि एक डब्बे में कितने कितने यूनिट्स और उनकी प्राइसेस टोटल कितनी हो जाएगी। तो आप टोटल कितने डब्बे बेचेंगे ये वाला रेवेन्यू अचीव करने के लिए। हमने पहले नंबर पर फिर सेल्स बजट एक दो अंदाज में सीख लिया, बिल्कुल सिंपल अंदाज में भी और थोड़ा सा रेशोज को भी इन्वॉल्व करते हुए। अगला टारगेट है हमारा प्रोडक्शन बजट का। हमने टी अकाउंट सीखा है फिनिश गुड का। फिनिश गुड के टी अकाउंट में ओपनिंग आता है, प्रोडक्शन आती है, यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि ये सेल हो गई, यूनिट्स वो आते हैं, और हमारे पास क्लोजिंग आता है। तो अगर हमारे पास सेल्स का टारगेट अचीव हो चुका हो या सेल्स के यूनिट्स का टारगेट अचीव हो चुका हो, तो हम अब वर्क बैक करते हुए प्रोडक्शन के टारगेट पर पहुंचेंगे कि हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म से मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लेकर जाता हूं। क्या ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन ऐड होती है और ये क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? सेल्स आ जाती है। तो अगर हमारे पास सेल्स हो, क्योंकि सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा? सेल्स। सेल्स से पहुंचना है हमें प्रोडक्शन बजट पर। तो प्रोडक्शन करने के लिए, ये प्रोडक्शन हासिल करने के लिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये दोनों चीज़ें दूसरी साइड पर जाएंगी इक्वेशन के। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो मीन्स क्लोजिंग स्टॉक और जो सेल्स के यूनिट्स हैं वो ऐड होंगे और ओपनिंग क्या होगा? लेस होगा। तो हमारे पास ये वाली बैलेंसिंग अमाउंट बच जाएगी। तो हम सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे। तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? प्रोडक्शन पर। अब हमें बहुत सारे क्वार्टर्स की, बहुत सारे मंथ्स की, बहुत सारे कह सकते हैं ईयर्स की, या बहुत सारे क्वार्टर्स की वर्किंग इकट्ठी करना हुआ करेगी। तो हम इसको क्या कर लेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे कि हमारे पास सेल्स के यूनिट्स हैं, प्लस इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कर लेंगे, माइनस इसमें से ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कर लेंगे। तो पहुंच हम जाएंगे प्रोडक्शन पर। ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन जाएगा कि हमने इस फॉर्मेट पे काम कर लेना है, और फॉर्मेट हमें बेसिक नॉलेज के ज़रिए याद होना चाहिए। जी आए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स PS एंड TG, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। फोरकास्टेड सेल्स फॉर द कमिंग ईयर आर 5,000 एंड 1,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अब ये प्रोडक्शन किस में हो रही है? यूनिट्स में। ये टारगेट किस में अचीव हो रहा है? यूनिट्स में। हम कितने यूनिट्स बना लेंगे, प्रोडक्शन कितनी करेंगे।
द कंपनी हैज़ द फॉलोइंग ओपनिंग एंड रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल्स। ये क्लोजिंग स्टॉक जो एक क्वार्टर का होता है वो अगले क्वार्टर का क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। जो सा क्लोजिंग स्टॉक दूसरे क्वार्टर का होगा वो तीसरे क्वार्टर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो असल में टारगेट होता है कि क्लोजिंग में कितनी क्वांटिटी रखनी है। ये क्लोजिंग की क्वांटिटी का टारगेट क्यों होता है, ये भी एक बजट है, ये भी क्या है, एक बजट है कि क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी कितनी रखनी है। दिस इज आल्सो अ बजट। रीजन क्या है क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी रखने का? हमें पता है कि कोई भी चीज़ बनने के लिए एक टाइम दरकार होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम मटेरियल का ऑर्डर किया करते थे रीऑर्डर लेवल पर, और फिर जाकर हमें मटेरियल आता था एक टाइम गुजरने के बाद, जिसे कहते हैं लीड टाइम। इसी तरह से प्रोडक्शन का भी लीड टाइम होता है। एक चीज़ बनानी है तो उसको बनाने में कुछ वक्त दरकार होता है। एक बुक प्रिंट करने है, अगर मसलन ये एक बुक है, इसको प्रिंट करने के लिए एक टाइम दरकार है। इसका टाइम दरकार होने में इसके पेजेस चाहिए, इसकी प्रिंटिंग की इंक चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेबर चाहिए, सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी एक जगह पर, फिर टाइम लगेगा, वो पेजेस की प्रिंटिंग होगी, फिर उनकी कटिंग होगी, फिर उनको इकट्ठा करके उनको गम वगैरह लगा के जोड़ा जाएगा। तो हर चीज़ के लिए क्या होते हैं, एक चीज़ दरकार होती है, तो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक का रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर फिनिश गुड का, ताकि जितने अरसे में प्रोडक्ट बनकर आए हमारे पास स्टॉक मौजूद हो, हम स्टॉक आउट ना हो, हमारा कोई कस्टमर खाली ना जाए। तो इसके लिए ही हमने एक सेफ्टी स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी क्या पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक का एक हिस्सा होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अपना भी एक बजट होता है कि आपने कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो वो किसका हिस्सा बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का भी अपना एक बजट प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाएगा। प्रोडक्शन के बजट का एक एक बजट कह सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का बजट। अच्छा जी, तो उसने कहा है द कंपनी हैज़ द फॉलोइंग ओपनिंग एंड रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री पीएस की 100 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1100 और टीजी की 50 और 50। ये फ़र्क क्यों आ रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग में? देयर इज़ अ चांस कि जो हमारा एक प्रोडक्ट है, पहली पीएस और दूसरी टीजी। पीएस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिकती थी, हमने टारगेट किया कि अब हमने इसको ज़्यादा बेचना है। पहले हो सकता है ये 1000 या 2000 के लेवल के ऊपर हो, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक भी 100 रखा हुआ था पिछले साल के एंड पर, जो कि इस क्वार्टर का क्या बन गया या इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। लेकिन अब टारगेट क्या कर दिया हमने, हाई कर दिया। जब हाई कर देंगे या डिमांड हाई हो जाएगी, चीज़ें ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाएंगी, तो रखनी भी क्या पड़ेंगी, ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। और दूसरी साइड पर टीजी है, उसके ओपनिंग में भी 50 से क्लोजिंग में भी 50, यानी कि हम बस 50 यूनिट्स रखते हैं, इसकी डिमांड तकरीबन ड्यूरिंग प्रोडक्शन लीड टाइम बस 50 की ही है। तो सेल्स यूनिट्स का टारगेट हमारा 5000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स है। इस टारगेट में हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो हमारे पास आ गया 1100 यूनिट्स और 50 यूनिट्स। और फिर हम क्या चीज़ लेस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 100 और इसके 85। तो इसका आंसर तो 50-50 से गया, क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन हमें 1000 की करनी है ड्यूरिंग द टेन्योर, और इसकी हमें 6000 की करनी पड़ेगी, ताकि हम प्रोडक्शन करके बेच भी दें और कुछ प्रोडक्शन कर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रख भी लें।
जी, अब हमने देख लिया सेल्स बजट, सेल्स बजट की बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन का बजट। प्रोडक्शन हमारे पास इस तरीके से हासिल हो जाएगी इन यूनिट्स, प्रोडक्शन इन यूनिट्स आ जाएगी। इन यूनिट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा, हमें मटेरियल का यूजेज चाहिए होगा और मटेरियल की परचेजिंग चाहिए होगी। तो आगे हम जाते हैं मटेरियल के बजट्स पर। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्या करना है, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है और जल्दी काम करने के तरीके सीखने हैं। जी, हम क्या रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाया करते थे? मटेरियल के अकाउंट के अंदर हमारे पास एक आ रहा होता था ओपनिंग, एक हमारे पास मटेरियल की परचेज, एक हमारे पास WIP को ट्रांसफ़र जो कि इशूड कहलाएगा या यूज्ड कहलाएगा, रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल इशूड। और फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती थी क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमारा टारगेट है मटेरियल की परचेज की तरफ भागना। दरमियान में मटेरियल के यूजेज को भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वही जो हमने प्रोसेस अकाउंटिंग पढ़ी है, रॉ मटेरियल उसके अंदर कितना यूज़ हो रहा है, तो वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर WIP के अकाउंट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कि मटेरियल कितना यूज़ होगा। लेकिन उससे बड़ा टारगेट है कि मटेरियल परचेज कितना करना होगा। आपको टारगेट सेट करके दे दिया जाएगा, कोई लिंकिंग दे दी जाएगी कि ये 6000 प्रोडक्शन करने के लिए आपको हर एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 kg चाहिए दरकार है। क्या जी? ये 6000 यूनिट्स बनाने के लिए 1.5 kg, एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 kg मटेरियल दरकार है। तो इसका मतलब है हमें कितना मटेरियल यूज़ करना है वो हमें मिल जाएगा। तो एक लिंकिंग होगी, कोई एक लिंकिंग होगी बस, तो वहाँ से हमें मिल सकता है कि हमें कितना यूज़ हो जाएगा। तो फिर मेन टारगेट क्या हुआ, कितना परचेज होगा, क्योंकि इससे कोई एक लिंकिंग करके हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे कि कितना यूज़ होगा। और हमें बताया जाएगा इतना रखना है, क्योंकि लीड टाइम वगैरह का ख्याल रखना होता है। फ्यूचर में ये भी देखना होता है कि कितने अरसे बाद आपका टारगेटेड मटेरियल आपको हासिल हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना फ्यूचर में हम रखेंगे। एक महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग भी इन इटसेल्फ आ जाएगा। एक क्वार्टर का क्लोजिंग अगले क्वार्टर का ओपनिंग बन जाता है। तो अब इसको भी उसी तरह से इक्वेशन फॉर्म में अगर हम देखें कि हमें परचेज चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और इसको क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो हमारे पास परचेज्ड बजट के लिए परचेजेज आ जाएगी रॉ मटेरियल यूज्ड में क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो, ऐड कर दो, और ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दो, लेस कर दो। बस ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है, रॉ मटेरियल का। ओपनिंग स्टॉक किसका है, रॉ मटेरियल का। इधर क्लोजिंग स्टॉक किसका है, फिनिश्ड गुड का। इधर ओपनिंग स्टॉक किसका है, फिनिश्ड गुड का। ये चीज़ का ख्याल हमें रखना होगा। तो अब अगर इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाए, तो हमारे पास चीज़ मौजूद होगी रॉ मटेरियल यूज्ड।
रॉ मटेरियल यूज़ में ऐड कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। हम पहुंच जाएंगे रॉ मटेरियल हम परचेज कितने का करें। जी अब डाटा में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4, मटेरियल प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी एस एंड टी जी, वही वाली प्रोडक्ट्स पी एस एंड टी जी प्रोड्यूस हो रही है और बजटेड टू प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी एस, 6000 यूनिट्स बनाएंगे हम पी एस के और टी जी के 1000 यूनिट्स हम बनाएंगे टी जी के। अच्छा जी, तो डाटा अबाउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी एस एंड टी जी इज गिवन एज फॉलोज। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए पी एस के जी रॉ मटेरियल 2 अब लगते हैं, हर एक यूनिट बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल लगते हैं, दोनों रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी डिफरेंट है। अच्छा जी, हम पी एस बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक्स और वाई लगता है 12 यूनिट और 6 यूनिट। कह सकते हैं इस पी एस को बनाने के लिए एक डब्बे में अगर एक्स और वाई इसके 12 यूनिट्स डाले जाएं 12 केजी और वाई के 6 केजी डाले जाएं तो 1 यूनिट बन जाता है पी एस का। इसी तरह से अगर हम 12 यूनिट्स एक्स के डालें और 8 यूनिट्स वाई के डालें एक डब्बे में तो हमारे पास 1 यूनिट टीजी का बन जाता है। ये उसने लिंकिंग दे दी। ये क्या दे दी आपको? क्वांटिटी। ये क्या बता दिए? क्वांटिटी। अच्छा जी, तो रॉ मटेरियल एक्स के केजी डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री है कि हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक्स के 6000 केजी अपने पास रखें और वाई के 1000 केजी अपने पास रखें और पिछले मंथ के एंड पर इस मंथ का क्लोजिंग या इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। उस वक्त ओपनिंग इन्वेंट्री 5000 और दोनों यूनिट वाई की भी 5000 थी। स्टैंडर्ड रेट एंड प्राइसेस रॉ मटेरियल एक्स पड़ता है हमें 72 पैसे पर केजी या 0.72 रुपीज़ पर केजी के और रॉ मटेरियल वाई पड़ता है 1.56 पर केजी के। तो हमें रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल का यूजेज बजट और रॉ मटेरियल का परचेज बजट। रॉ मटेरियल का यूज़ हम कितना कर जाएंगे और रॉ मटेरियल हम परचेज कितना कर जाएंगे। ठीक, हम एक्स कितना परचेज करेंगे, एक्स यूज़ कितना करेंगे, हम वाई यूज़ कितना करेंगे। तो कहा जा सकता है कि हमारे पास अब ये 2 बजट्स मांगे गए हैं, रॉ मटेरियल का यूजेज बजट और रॉ मटेरियल का परचेज बजट। अच्छा जी, रॉ मटेरियल अगर हमने यूज़ करना है, रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना है तो हमें यहाँ से पता चलेगा एक्स के 6000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने होंगे और 1 यूनिट पर 12 यूनिट्स लगते हैं। तो हमें टोटल प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट्स दरकार होंगे।
अच्छा जी, मटेरियल यूजेज बजट फिर हम कितना यूज़ कर जाएंगे, एक्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, वो हमें अब सबसे पहला टारगेट क्या है, यूजेज का बजट। फिर हम परचेज का बजट भी देख लेते हैं जी। एक्स यूनिट्स, एक्स आइटम जो है, एक्स मटेरियल और वाई मटेरियल, कह सकता हूं हमें 6000 यूनिट्स बनाने हैं। एक यूनिट बनाने पे 12 यूनिट्स एक्स के लगते हैं, तो 6000 बनाने के में कितने लगेंगे, 6000 ज़रब 12 कितने हो गए, 72,000। और ये हो गए हमारा क्या बनाने के लिए, पीएस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, पीएस को बनाने के लिए ये वाली चीज़ें आ गई कि हमें 72,000 केजी चाहिए पीएस के। 6000 यूनिट्स बनाने के लिए 72,000 केजी किसके चाहिए, एक्स के। अच्छा, और दूसरी चीज़ बनानी है हमें टीजी। तो टीजी बनाने के लिए हमें 1000 यूनिट्स हमने बनाने हैं। एक यूनिट बनाने पे 12 यूनिट्स लगते हैं एक्स के, तो 1000 यूनिट्स हमें बनाने हैं। एक यूनिट बनाने पे 12 केजी लगते हैं, तो हमें कितने चाहिए होंगे, 12,000 केजी चाहिए होंगे। तो हमारे टोटल केजी कितने हो जाएंगे, 72,000 जमा 12,000 टोटल 84,000 केजी हमें एक्स के लगाने पड़ेंगे, तब हमारी जाके 6000 यूनिट्स बनेंगे और 1000 यूनिट्स बनेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, वाई को भी देख लेंगे कि वाई के कितने केजी हमारे दरकार होंगे 6000 यूनिट्स बनाने में और 1000 यूनिट। 6000 यूनिट्स बनाने पे वाई के कितने लगने, 6। तो 6000 यूनिट्स इंटू वाई के लगेंगे हमारे 6 केजी, 36,000 केजी। और टीजी बनाने के लिए 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने लगने हैं, 8। 1000 यूनिट्स बनाने पे 8 केजी लगेंगे, तो ये हो गए 8000 केजी। और टोटल हमारे वाई फिर कितना यूज़ हो जाएगा, 44,000 केजी। जी, अब बात हमारी एक्स मटेरियल खरीदने की, वाई मटेरियल खरीदने की हो रही है या हमारे पीएस और टीजी की हो रही है। पीएस और टीजी तो बनाने के लिए हमें दरकार था मटेरियल, अब हम बना क्या रहे हैं, मटेरियल का बजट। तो मटेरियल का बजट बनाते हुए अब मटेरियल्स की बातें होंगी कि मटेरियल यूज़ कितना हुआ, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो मटेरियल हम परचेज कितना करें। तो हमारे पास दो किस्म के मटेरियल हैं, एक एक्स है और एक वाई है। हमारा मटेरियल यूज़ कितना होगा, वो प्रोडक्शन करने में 84,000 एक्स का यूज़ होगा और 44,000 यूज़ होगा वाई का। हमें क्वेश्चन में क्वांटिटीज़ दी गई हैं कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रखनी है। हमने 6000 केजी कहता है एक्स के रखने हैं अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में, और वाई के 1000 क्लोजिंग स्टॉक में रखने हैं। और पिछले पीरियड के एंड पर ओपनिंग 5,000 था या होगा, ऐसे कह सकते हैं।
क्योंकि सारा काम किसके बारे में है, फ्यूचर के बारे में। तो हमें फ्यूचर में रॉ मटेरियल परचेज कितना करना पड़ेगा, इतनी प्रोडक्शन करने के लिए 6000 यूनिट्स पीएस के बनाने हैं, टीजी के 1000 यूनिट्स बनाने हैं, उनको बनाने में हमें लगेंगे मटेरियल यूजेज कितना होगा 84,000 केजी, और मटेरियल वाई कितना यूज होगा 44,000 केजी। और इस यूजेज को सेट करने के लिए हमें खरीदना कितना पड़ेगा, परचेज कितना करना पड़ेगा, वो हमारे पास आ गया 85,000 और 40,000। अब इसमें आगे मज़ीद आप लिखें कि अगर मटीरियल एक्स की प्राइस 6 रुपये पर केजी हो, 6 रुपये पर केजी हो, और मटीरियल वाई की प्राइस 4 रुपये पर केजी हो, तो मटेरियल हम खरीदेंगे कितना इन रुपीस। रुपीस में हमारा क्या खर्चा होगा परचेजिंग के ऊपर, हमारी परचेजेस कितनी हो जाएंगी। तो ये आपके पास आ गई क्वांटिटी, रेट मैंने एज्यूम करवाए हैं आपको ₹6 पर केजी और ₹4 पर केजी। तो क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू रुपीस, परचेज इन रुपीस आ जाएगी आपके पास। नहीं 14 नहीं, 5 लाख समथिंग नहीं हो जाएगा, 5,10,000 गालबन, और 1,60,000 रुपीस। तो हम चले कहाँ से थे, हम चले थे सेल्स का टारगेट किया था हमने, सेल्स का टारगेट सेट किया। सेल्स के टारगेट सेट करने के बाद हमने कहा कि हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, बेयरिंग इन माइंड कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना इतना और ओपनिंग स्टॉक इतना इतना होगा फ्यूचर में। उस प्रोडक्शन को देखते हुए हमें कहा कि हमें रॉ मटेरियल यूज़ कितना होगा, रॉ मटेरियल परचेज कितना होगा, लेबर कितनी यूज़ होगी। अगला टारगेट हमारा है कि लेबर कितना यूज़ होगी। लेबर का बहुत आसान सा ये होगा, जस्ट लेबर आवर्स दिए होंगे चांसेस हैं और उसका रेट दे दिया होगा, तो हमारा लेबर का बजट बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेल्स का बजट बिल्कुल क्वांटिटी इनटू रेट करके बन गया था। जी जी मैथमेटिकली चीज़ें इसके अंदर आएंगी आपके पास, और कुछ नहीं होगा। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर बजटिंग में बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंसेस नहीं आएंगी, बस थोड़ी थोड़ी सी जो आएंगी वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। असल में आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है बजटिंग के अंदर। आपका कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड में जो मैथमेटिक्स यूज़ हुआ है, सिंपल मैथमेटिक्स, उसका स्ट्रॉन्ग होना आपका ज़रूरी है। जी एग्जाम्पल नंबर 5 पर आएँ और एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ें।
एग्जाम्पल नंबर 5, a company produces product PS and TG and has budgeted to produce 6,000 units of PS and 1,000 units of TG। जी, प्रोडक्शन से डायरेक्टली हमारा क्या लिंक है, लेबर का। वंस अगेन हमने जो प्रोडक्शन का बजट किया था 6,000 kg और 1,000 kg किया था, उससे रिलेटेड अब उसने कहा कि द डाटा अबाउट द लेबर आज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस PS एंड TG इज़ गिवन एज फॉलोज। फिनिश प्रोडक्ट PS बनाने के लिए लेबर आर 8 लगेंगे और TG बनाने के लिए लेबर आर्स 12 लगेंगे, और हर एक लेबर आर के पीछे हमें 5.20 पर आर पैसे पे करना पड़ेंगे। तो वही क्वांटिटी इनटू रेट वाला फार्मूला है। हम एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करने लगे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में लेबर का बजट है। क्या लेबर के ऊपर खर्चा कितना होगा? हमने यूनिट्स बनाने 6,000 और 1,000, और हर 6,000 यूनिट्स बनाने पर PS और TG वही वाला फार्मूला है, क्वांटिटी इनटू रेट, नथिंग चेंज। रुपीज़ में चीज़ मालूम करनी हो, क्वांटिटी आपकी चेंज होती रहेगी, मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होता रहेगा। अब क्या है, आर्स इनटू आर्ली रेट, लाइक विद लाइक चलना है, आर्स इंटू आर्ली रेट। और अगर यूनिट्स बनाने पर हो तो फिर उसको पीस रेट बोल सकते हैं। यूनिट बनाने पर फिर लेबर का पर यूनिट रेट चाहिए होगा। यू हैव टू गो लाइक विद लाइक। लेबर आर्स हमारे पास यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं हमने? यूनिट्स बनाने हैं हमें 6,000 और 1,000। हर एक यूनिट बनाने पर लेबर आर कितने लगते हैं? इसके ऊपर लगते हैं 8, इसके ऊपर लगते हैं 12। तो टोटल लेबर आवर्स कितने लगेंगे हमारे? टोटल लेबर आवर्स 6,000। इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो A इंटू B कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेबर आवर्स आ जाएंगे 48,000 लेबर आवर्स और 12,000 लेबर आवर्स। हर लेबर आवर पर रेट क्या है? ये आपके पास टोटल लेबर आवर्स आ गए, मींस क्वांटिटी आ गई। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? रेट से। इसको हम कह देते हैं ये C है और ये हमारा D है। रेट क्या आ गया हमारे पास? ₹5.20 पर लेबर आवर, ₹5.20 पर लेबर आवर। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा लेबर का खर्चा, लेबर का एक्सपेंस क्या हो जाएगा? C इंटू डी, क्वांटिटी इंटू रेट। 249,600 62400। तो ये हमारे पास क्या आ गया? लेबर का टारगेट आ गया कि फ्यूचर में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं 6,000 kg, जो कि हमने प्रोडक्शन बजट के अंदर देखा था, 6,000 kg बनाए, 6,000 kg बनाने पर हमारा लेबर का खर्चा कितना हो जाएगा? 2,49,600 हो जाएगा। और 1,000 kg बनाने पर TG 1,000 kg बनाने पर हमारा खर्चा कितना हो जाएगा? 62,400। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि एग्ज़ाम में, CMA के एग्ज़ाम में वर्किंग मैटर करती है, फॉर्मेट मैटर नहीं करता। बुक में किसी और तरीके से किया गया होगा, मैंने किसी और तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। आपके दिमाग में हो सकता है जस्ट क्वांटिटी इनटू रेट आए कि लेबर आवर्स लिखने हैं और लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। आप एक मैनुअली 6,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके मैनुअली 48,000 लेबर आवर लिख दें,
मैनुअली 12,000 लिख दें और इसकी वर्किंग इस साइड पर लिख दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल करके ख़त्म करते हैं। हमने डिस्कशन कर ली सेल बजट, हमने डिस्कस कर ली प्रोडक्शन बजट की, हमने डिस्कशन कर ली रॉ मटेरियल यूजेज बजट की, हमने डिस्कशन कर ली मटेरियल परचेज बजट की, हमने डिस्कशन कर ली लेबर बजट की। अब हम डिस्कशन करेंगे FOH के बजट की डिस्कशन कर आज का लेक्चर ख़त्म होगा। आपका होमवर्क यहाँ तक दोबारा से रिपीट करना होगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 6। A company produces product A. The company has budgeted the production units of product A for next month at 47,000 units. The variable overhead rate per unit is ₹2 per unit. कंपनी ने प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट A. कंपनी हैज़ बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर नेक्स्ट मंथ कितने हैं 47,000 यूनिट्स। उन 47,000 यूनिट्स बनाने पर वेरिएबल ख़र्चा होगा ₹2 पर यूनिट और एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा 65,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड ने तो चेंज नहीं होना, किसने चेंज होना है वेरिएबल ने। जो सी चीज़ वेरिएबल है उसमें तो सिंपल फार्मूला हमारा होता है क्वांटिटी इनटू रेट। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बजट एग्जांपल नंबर 6 है। मैन्युफैक्चरिंग बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या FOH का बजट। FOH में हमने देखा था इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक वेरिएबल FOH और एक फिक्स्ड FOH। तो दो चीज़ें आ गई आपकी, एक फिक्स्ड FOH आ गया और एक वेरिएबल FOH आ गया। इसने तो डायरेक्टली लिखा जाना है 65,000 और वेरिएबल FOH मींस बेस्ड ऑन यूनिट्स है। तो इसमें हमारा फार्मूला क्वांटिटी इनटू रेट लगेगा। क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है हमें 47,000 यूनिट्स और एक यूनिट बनाने पर हमारा वेरिएबल खर्चा ₹2 पर यूनिट आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 94,000 हो जाएगा और इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी 159,000। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जस्ट क्या है आपकी कैलकुलेशंस ही दरकार हैं। आज के लिए इतना ही, कल एक चंद एग्जांपल्स करेंगे फिर हम बड़े क्वेश्चंस के ऊपर इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। होमवर्क लाजमी तौर पर करना है, डेली का काम डेली बेसिस पर करेंगे तो इंशाल्लाह आप और मैं एक पेज पर होंगे जब हम दोबारा से इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे फ़िज़िकल क्लासेस में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।